वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स। आज की डेट है सितंबर 16। सो विदाउट एनी लेट लेट्स बिगिन अवर न्यूज़पेपर डिस्कशन। अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आए तो उसे नेगलेक्ट कर दीजिएगा, बिकॉज थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। तो शुरू करते हैं अपना पहला न्यूज़ के साथ। केरला पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा स्नेक हैंडलर्स को। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट स्टेट है। अभी तक कहीं पे भी ऐसा नहीं था इंडिया में कि स्नेक हैंडलर्स के लिए कोई सर्टिफिकेशन था या कोई ऐसी मुहिम थी। तो केरला पहला स्टेट है, और केरला का जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। सारा जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर। एंड वही सारी चीज़ें करेगा यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, केरला पहला स्टेट है टू प्रोवाइड सर्टिफाइड स्नेक हैंडलर्स। नेक्स्ट न्यूज़ डीएमआरसी से रिलेटेड है, दैट इज़ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। डीएमआरसी ने रिसेंटली एक सिग्नलिंग कंट्रोल टेक्नोलॉजी मेट्रो के लिए बनाई है, एंड उसका नेम है IATS। ATS मीन्स ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविज़न। तो ये बनाई है डीएमआरसी ने, एंड ये एक ऐसी कम्युनिकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रेन के सिग्नल्स को कंट्रोल करेगी ऑटोमेटिकली, यानी कंप्यूटर बेस्ड है और ट्रेन के सिग्नल्स को कंट्रोल किया जाएगा। बात ये की जा रही है कि फ्यूचर में इंडियन रेलवे के साथ भी इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और ये टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव के अंदर बनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी के आने से, इस टेक्नोलॉजी के यूज़ से जो डिपेंडेंसी है इंडिया की फॉरेन वेंडर्स के ऊपर, वो थोड़ा कम हो जाएगी टेक्नोलॉजी के मामले में। तो ये अभी तो टेक्नोलॉजी बनी है जो हाई डेंसिटी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मेट्रो का ऑपरेशन होता है, जहाँ पे जो टाइम स्केड्यूल होता है वो काफ़ी कम होता है। उस जगह पे ये टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है, इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इंडियन रेलवे के साथ भी ये होगी। तो ध्यान दीजिएगा, IATS लॉन्च किया है डीएमआरसी ने। नेक्स्ट न्यूज़ SCO की इसमें बात हुई है न्यूज़ में, यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हमने पहले भी बात की है, एक रिवाइज हो जाएगा। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि हम संघाई पैक्ट भी कहते हैं, ये कुछ कंट्रीज़ की एक ऐसी अलाइंस है जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पे आपस में मिल के काम करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। एंड एक ये अलाइंस है, अलाइंस मीन्स जब साथ में मित्र, मैत्री कह सकते हैं आप उसे, मैत्री होती है। तो ये स्टार्ट हुई थी, अनाउंस हुई थी जून 2001 में संघाई, चाइना में। देखिए, ये जो आप यहाँ पे ईयर लिखे हैं 1996, जो ये 5 कंट्रीज़ हैं, पेन, हाँ ये रही, जो ये 5 कंट्रीज़ हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान, ये 5 कंट्रीज़ पहले से काम करती थी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलाइंस बन के साथ में। बट 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान भी ऐड हुआ, एंड इन्होंने अपने को एक नेम दिया पूरा, जिसको नेम दिया गया संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान भी इसके मेंबर बन गए। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, जो फाउंडर्स थे वो टोटल 6 कंट्रीज़ हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान इसके फाउंडिंग मेंबर्स में नहीं आते हैं। सिर्फ ये 6 कंट्रीज़, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग, चाइना में है। ये जो ग्रीन से अब दिख रहा है ये मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो ब्लू से दिख रहा है वो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। तो 4 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। बाकी ये डायलॉग पार्टनर्स, गेस्ट अटेंडेंट्स, ये अलग हैं, बट ऑब्जर्वर कंट्रीज़ याद रखना भी ज़रूरी है, एंड मेंबर तो हमें याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, वंदे भारत जो एक्सप्रेस है वो इंडिया की पहली सेमी हाई ट्रेन है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की। तो फर्स्ट चीज़ हमें हमेशा ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, अटल टनल एक बन रही है, और ये वैसे तो बन चुकी है, बस अब ओपन होने वाली है, इनाग्रेशन के लिए है, और इस मंथ के एंड तक इसका इनाग्रेशन हो जाएगा। तो ये बनाई है BRO ने। अटल टनल भी इसका नेम है, एंड सेकंड नेम इसका रोहतांग टनल है। तो ये बनी है रोहतांग में, रोहतांग पास में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और ये लेह तक कनेक्ट करती है। तो इसे एक बार मैप में देख लेते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, ये वाला जो एरिया आप इधर येलो वाले मैप में देखिए, यहाँ पे ये टनल बनी है, ये मैंने ब्लू से करा है। अब ये डूंडी जो जगह है, डूंडी और डूंडी से सीसू के बीच में ये टनल बनी है, डूंडी से सीसू, ये है रोहतांग पास। ये वाला जो एरिया है ये रोहतांग पास है। तो यहाँ पे ये टनल बनी है, रोहतांग पास का ही एरिया ये पूरा आता है।
अब ये टनल की जो लेंथ है वो 8.9 किलोमीटर है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि देखिए आप नीचे वाले मैप में देखिए, जो ये रेड से शो कर रहा है ये पुराना रास्ता हुआ करता था। तो यहाँ से सीसू तक जाने के लिए, दूधी से सीसू तक जाने के लिए ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ती थी सर्कल में। अब रोहतांग सुरंग या फिर अटल सुरंग जो बन गई है उससे 46 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और ये इसलिए भी अच्छी है बिकॉज़ ये डायरेक्ट कनेक्ट होती है लेह तक। देखिए सीसू से, और ये यहाँ से लद्दाख होते हुए लेह मनाली हाईवे और लेह तक कनेक्ट होती है, जिससे क्या होगा कि आर्मी का जो कॉन्वॉय जाता है, आर्मी का जो मूवमेंट होता है, उसमें एक डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगी। 46 किलोमीटर काफ़ी डिस्टेंस होती है, जो कि पहाड़ी इलाकों में 1.5 से 2 घंटा लग जाता है 46 किलोमीटर जाने में, तो वो एक डिस्टेंस कम होगी। तो ये मैप में भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़, फोरकास्ट ऑफ हैवी रेन रेज कंसर्न अबाउट खरीफ क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप की इसमें बात हुई है, वो नहीं जानना है हमें क्या हो रहा है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट खरीफ क्रॉप इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इंडिया में 3 टाइप की क्रॉप्स होती हैं, वो हमें पढ़ना ज़रूरी है। मेजर क्रॉप्स जो है, देखिए पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज है। तो ये हमारे ऐसे लिखने के लिए भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज है। 3 मेन क्रॉप सीज़न होते हैं इंडिया में, राबी, खरीफ एंड जैद। ये क्या है, क्रॉप सीजन्स हैं, कोई क्रॉप के नेम नहीं है। दीज आर द क्रॉप सीजन्स, राबी, खरीफ एंड जैद। एंड जो मेजर क्रॉप्स इंडिया में है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हैं, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मिलेट हो गया, बाजरा हो गया, दालें हो गई, ये सारी चीज़ें फूड क्रॉप्स। एंड कैश क्रॉप कौन सी है, जैसे शुगर कैन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, ये सारी चीज़ कैश क्रॉप्स हैं। तो जो 3 मेजर सीजन्स हैं, राबी, खरीफ एंड जैद, ये 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स हैं इंडिया में, जो अलग अलग टाइम में होते हैं। देखिए अभी जो मंथ चल रहा है वो सितंबर का है, एंड सितंबर अक्टूबर में खरीफ को हार्वेस्ट किया जाता है। कब बोया जाता है, जून जुलाई में, एंड हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर में। ऐसे ही राबी जो सीज़न है वो बोया जाता है अक्टूबर दिसंबर में, मींस खरीफ के बाद, जब खरीफ की जो फसलें होती हैं वो हार्वेस्ट की जाती हैं, कटाई हो जाती है, उसके बाद बोया जाता है राबी। और राबी जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो की जाती है अप्रैल जून में। इन दोनों के बीच में, खरीफ एंड राबी के बीच में, जैद क्रॉप को बोया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है मार्च एंड जुलाई के टाइम पे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्रॉप्स कौन कौन सी आती हैं राबी में, जैसे वीट हो गई, बार्ले, पीस, मस्टर्ड। एंड स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मेजर रोल राबी होती है। और खरीफ जो फसल है, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इस एरिया में ज़्यादा है। जैद जो है वो नदर्न पार्ट और नदर्न स्टेट है, जो नदर्न वेस्टर्न स्टेट है, वहाँ पे जैद ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ये 3 जो क्रॉपिंग सीज़न है वो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, यूके हैंड्स ओवर 3 एंटीक्स इंडियन एंटीक्स, सही बोला होगा मैंने। यूके ने 3 मूर्तियाँ, एंटीक मूर्तियाँ इंडिया रिटर्न करी हैं, हैंड ओवर करी हैं। एंड ये राम जी, सीता माता, लक्ष्मण एंड बजरंगबली जी की मूर्तियाँ हैं। तो इसमें जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ है बनती यहाँ पे न्यूज़ के लिए, वह है विजयनगरा पीरियड। विजयनगरा पीरियड की ये इन मूर्तियों का कहा जा रहा है कि टेम्पल में से विजयनगरा पीरियड के टाइम में से ये मूर्तियाँ चोरी हो गई थी और लंदन चली गई थी। तो विजयनगरा पीरियड के बारे में थोड़ा पता कर लेते हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है। देखिए विजयनगरा जो एम्पायर है वो काफ़ी बड़ा एम्पायर था, एंड 1336 से, पेन की तरह है मेरी, वेर इज पेन, दिस इज पेन, 1336 से एंड 1646 तक ये पूरा एम्पायर है विजयनगरा, जिसमें अलग अलग डायनेस्टीज़ आई हैं। टोटल 4 डायनेस्टीज़ आई हैं इस 1336 से एंड 1646 तक। तो जो विजय नागरा एम्पायर है, इसको कर्नाटा एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है और किंगडम ऑफ बिस्नेगर के नाम से भी जाना जाता है। तो किंगडम ऑफ बिस्नेगर इसे कहा था पोर्तुगीज़ ने, एंड कर्नाटक एम्पायर भी इसका दूसरा नेम है विजयनगरा का। इसको इस्टेब्लिश किसने किया था, इसको इस्टेब्लिश किया था हरिहारा वन एंड बुक्का रागा वन ने। ये दोनों भाई थे, 1336 में इन्होंने इसे इस्टेब्लिश किया था संगमा डायनेस्टी के अंदर। उस समय इनकी डायनेस्टी जो थी वो थी संगमा डायनेस्टी। तो उसके अंदर विजयनगरा एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था। एंड विजयनगरा जो नेम इसका पड़ा है वो इसकी कैपिटल सिटी विजयनगरा के नाम से पड़ा है, यानी जो ये एम्पायर था इसकी कैपिटल थी विजयनगरा में।
तो इसलिए इसका नेम है विजयनगरा, जो कि अब करंट डे हम्पी में पड़ता है कर्नाटक में, और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अब ये वाला जो एरिया आपको मैप में दिख रहा है, ये इनका जिस समय एकदम पीक पे चल रहा था विजयनगरा एम्पायर, उस समय का एरिया है, और इतना ये कवर कर चुके थे। तो ये डेक्कन प्लेट्यू साउथ का जो एरिया है पूरा, वो वहाँ पे बेस था एम्पायर। डायनेस्टी हमें थोड़ा पता होनी चाहिए, बस डायनेस्टी का नेम इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ नेम ध्यान रख लीजिए। संगमा डायनेस्टी, सुलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी, अरावैदु डायनेस्टी, ये जो चारों डायनेस्टी हैं ये विजयनगरा एम्पायर के अंदर ही आती हैं। नेक्स्ट न्यूज़, स्कीम जो है हेल्थ सेक्टर के लिए वो एक्सटेंड की गई है। कौन सी स्कीम? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी स्कीमें निकाली गरीब कल्याण के लिए, जिसमें हेल्थ के लिए अलग स्कीम है, अन्न के लिए अलग स्कीम है। तो अभी जो हेल्थ वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम है वो एक्सटेंड कर दी गई है। इंश्योरेंस स्कीम क्या थी? सेंटर 50 लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कर रहा है 22 लाख हेल्थ वर्कर्स को, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं और कोरोना से लड़ रहे हैं फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर के रूप में। मींस जो हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा कर्मचारी भी उसमें हैं, मेडिकल भी हैं, सैनिटरी वर्कर्स भी हैं, पैरामेडिक, नर्स, डॉक्टर, ये सारे इसमें इंक्लूड हैं। तो 50 लाख तक का मेडिकल कवर उनके लिए किया जा रहा है। स्कीम एक्सटेंड कर दी गई है। मार्च 30 में ये लॉन्च की गई थी एंड 90 दिन के लिए लॉन्च की गई थी। उसके बाद ये दोबारा से 90 दिन के लिए लॉन्च हुई सितंबर 25 तक। अब ये दोबारा से 180 डेज़ के लिए एक्सटेंड कर दी गई है, और जो कि अप्रॉक्सीमेटली मार्च तक जाएगा, मार्च 2021 तक ये एक्सटेंड कर दी गई है। तो बस ध्यान दीजिएगा कि हेल्थ केयर जो स्कीम है इंश्योरेंस वाली, ये 50 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस कवर इसमें है फॉर अबाउट 22 लाख हेल्थ वर्कर्स। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, यहाँ पे क्या है कि एक एक्ट की बात हुई है, फ्यूअर देन 34,000 इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स इन 2019 एंड 20। तो यहाँ पे एक एक्ट की बात हुई है, इंटर स्टेट माइग्रेट वर्करमैन एक्ट 1979 में जो आया था। तो इस एक्ट को जान लेते हैं। देखिए, जो ये एक्ट है, ये पार्लियामेंट का एक्ट 1979 में आया था, और इस एक्ट का काम क्या है कि जो इंटर स्टेट लेबर है उनकी जो कंडीशन है उस सर्विस को मैनेज करना, यानी रेगुलेट करना। सरल भाषा में बताऊं तो जो एक राज्य से दूसरे राज्य जो लेबर जाते हैं, उन लेबर के काम को, उन लेबर को रेगुलेट करना, उन लेबर की पूरा एक सिस्टम बनाना, एक सर्विस देना कि कैसे करके क्या होगा और कहाँ पे से कौन जाएगा, कैसे काम मिलेगा। तो सारी चीज़ें इस एक्ट के अंदर मेंशन है। इस एक्ट का पर्पज़ ये था कि जो बाहर से आने वाले, अदर स्टेट से आने वाले जो वर्कर हैं, उन्हें सेम सर्विस प्रोवाइड की जाए, उनका काम प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसा ना हो कि कोई अदर स्टेट से आ रहा है तो उसको कोई काम ही नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ ना हो, शॉर्टेज ना पड़े स्किल की, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ जो वर्कर है वो कम ना हो, बेटर एम्प्लॉयमेंट मिले, चाहे वो अपने स्टेट में काम करे या फिर अदर स्टेट में काम करे। बेनिफिशियली अगर हम इसकी बात करें कि क्या ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो सिस्टम है पूरा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट के अंदर जो एक सिस्टम है, वो क्या करता है कि एक अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करता है और फर्स्ट लेयर बनाता है लेबर्स की। यानी एक आपके पास एक टोटल डेटाबेस होगा, और गवर्नमेंट क्या करती है, साथ में ट्रैक करती है कि जितने वर्कर्स एम्प्लॉयड हुए उनका पूरा ट्रैक होगा। ट्रैक कैसे होगा? देखिए, इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है वर्कर्स को, लेबर्स को। तो गवर्नमेंट पूरा ट्रैक करती है कि कौन वर्कर कहाँ पे काम कर रहा है और कौन एम्प्लॉयड है और उनकी कंडीशन अभी क्या चल रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी सुनिश्चित करती है कि जो वेज रेट हो, हॉलीडेज़ हो और घंटे हो काम करने के, वो भी इंटर स्टेट वेरी ना करे काम को लेकर के। इट मीन्स अगर कोई एग्जांपल दीजिए, अगर कोई मिस्त्री है जो कि घर का काम करता है, तो उसका जो वेज है एक स्टेट में, वो दूसरे स्टेट में डिफ़र ना करे। काम अगर दोनों स्टेट में करने वाले मिस्त्री का सेम है, तो वहाँ पे जो उनके वेजेस हैं, जो उनकी छुट्टियाँ हैं, जो काम करने के घंटे हैं, वो सेम होने चाहिए। ये चीज़ इंश्योर करती है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट। इसमें की प्रोविज़न क्या थे इस एक्ट के? देखिए, इस एक्ट के अंदर एक तो रजिस्ट्रेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, ठीक। दूसरी चीज़, जो एम्प्लॉयर होगा, मीन्स जो कि काम देगा, वो उसको मना किया गया, उसको प्रोहिबिट किया गया कि अगर कोई अदर स्टेट से आ रहा है तो अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको काम नहीं दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट को ट्रैक करने में है वो सुविधा मिलेगी। दूसरी चीज़ ये कही गई कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो वर्कमैन को काम देगा, चाहे वो एक स्टेट में दे चाहे अदर स्टेट में दे, उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए अपना कॉन्ट्रैक्टर का।
और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर को बाउंड किया गया कुछ नियमों से, जैसे कि वर्कर्स को रिक्रूट करने का नियम, वर्करों को जो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, जो उनका वेज देना है, तो वो एक एग्रीमेंट के तहत होगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने वादे से मुकर जाए। बोला है कि 800 रुपये प्रतिदिन का आपको दिहाड़ी मिलेगी 8 घंटे की, और वो उसको 500 ही दे, तो वो चीज़ नहीं होगी। वो एक कमिटमेंट बनाया गया, एक कमिटमेंट एग्रीमेंट रखा गया कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। होपफुली आपको पसंद आया हो। एंड PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। एंड हमने जो पॉडकास्ट एक स्टार्ट किया है, आप उसे ज़रूर सुनिए। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की हैं, छोटे छोटे क्रिस्प में अच्छी चीज़ें। अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट आया है उसमें हमने सोशल एंड जो रिलीजियस रिफॉर्म हुए थे 19th सेंचुरी में, उसको डिटेल में डिस्कस किया। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, चाहे आप स्पॉटिफाई पे हो चाहे गूगल पॉडकास्ट में हो। तो आज के लिए इतना ही था। ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।